सब अमेरिका की बात करते रह गए और बाजी इंग्लैंड ने मार ली। आज यानी 15 जुलाई से भारत की एक बड़ी ट्रेड डील लागू हो चुकी है ब्रिटेन के साथ। और इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असर सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकार की फाइलों तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, इस डील से आपके लिए क्या सस्ता होगा। दूसरा, ये डील कब बनी, कैसे यहाँ तक पहुंची और भारत ने पिछले कुछ सालों में और किन किन देशों के साथ ऐसे समझौते किए। और तीसरा, एक बिल्कुल अलग खबर जो अमेरिका की संसद से आई है। रूस पर प्रतिबंध वाले बिल में टैरिफ को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है जो भारत की क्रूड ऑयल ट्रेड पर एक बड़ा असर डाल सकता है, वो भी बताएंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. लेकिन आज की कहानी ना एक किरदार से शुरू करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेड को लेकर इनका रवैया आपने पिछले कुछ महीनों में देखा ही होगा। कभी टैरिफ की धमकी, कभी डील पर मीटिंग, कभी मीटिंग में डील, तो कभी डील पर डील, तो कभी मीटिंग पर मीटिंग। ट्रंप का ये पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब दुनिया इसे प्रिडिक्टेबल मानने लगी है। सुबह उठो, कोई टैरिफ अनाउंस करो, शाम तक नेगोशिएशन की बात करो, सो जाओ। लेकिन जब वॉशिंगटन में ये उठापटक चल रही थी, उसी बीच एक देश है जो बिना शोर मचाए चुपचाप एक के बाद एक ट्रेड डील साइन करता जा रहा है, और वो है इंडिया। और आज से लागू हो गई है इंडिया यूके ट्रेड डील। इस डील का फॉर्मल नाम है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी CETA। इस पर साइन जुलाई 2025 में हुए थे, और वो भी 14 राउंड की बातचीत के बाद। अब आज ये लागू हो गई है। सबसे पहले बात स्कॉच विस्की और जिन की। भारत में ब्रिटिश शराब पर पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी 150% थी, वो तुरंत घटकर 75% हो जाएगी और अगले 10 सालों में धीरे धीरे और कम होगी, 40% तक आ जाएगी। जिन पर भी लगभग ऐसा ही फायदा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से दुकान पर विस्की की बोतल अचानक सस्ते मिलने लगेगी। ड्यूटी घटी है, लेकिन ये फायदा ग्राहक तक पहुंचाना है या नहीं, ये फैसला रिटेलर और इम्पोर्टर करेंगे। तो सस्ता होना तय है, पर धीरे धीरे। इसके बाद बात करते हैं गाड़ियों की। ब्रिटेन से आने वाली पूरी तरह बनी हुई गाड़ियों पर अभी तक 110% तक ड्यूटी लगती थी। अब अगले 10 सालों में ये कम होकर 10% तक आ जाएगी। लेकिन एक कोटा सिस्टम होगा, यानी लिमिटेड नंबर में ही गाड़ियां इस रियायत में इंक्लूड होंगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन वहां भी कोटा लगा है ताकि भारत की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचे, जो अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी जो पहले 22% थी, वो सीधे 0 पर आ जाएगी। रोजमर्रा के सामान की बात करें तो चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजों पर भी ड्यूटी कम होगी, और ये भी आने वाले सालों में फेजेस में लागू होगा। अब बारी है दूसरे पहलू की, यानी भारत के एक्सपोर्टर्स को क्या मिलेगा। और सच कहें तो इस डील का सबसे बड़ा फायदा यही है। जब हम बात एक्सपोर्टर्स की कर रहे हैं, मतलब बिजनेस मतलब नौकरियां। ब्रिटेन अपने करीब 99% टैरिफ लाइनों पर, यानी लगभग पूरी की पूरी बिजनेस वैल्यू पर ड्यूटी हटाने जा रहा है। इसका मतलब भारतीय एक्सपोर्टर्स को अब यूके के बाजार में लगभग 0 ड्यूटी वाली एंट्री मिल जाएगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टर्स को होगा जो लेबर इंटेंसिव हैं, यानी जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, खिलौने मतलब टॉय इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और इंजन, और ऑर्गेनिक केमिकल्स। प्रोसेस्ड फूड पर तो अभी 70% तक ड्यूटी लगती थी और मरीन प्रोडक्ट्स पर 21.5%। इन दोनों में बड़ी कटौती होने जा रही है। सोचिए, ये वो सेक्टर हैं जो भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। तो इस डील का असर सीधे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जॉब्स पर पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी DCC, जो आज से ही लागू हो रही है। इसके तहत जो भारतीय प्रोफेशनल्स कुछ समय के लिए यूके में काम करने जाते हैं, उन्हें अब दोनों देशों में एक साथ सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो पैसा उनके भारत के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता रहेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पहले कहा था कि जो एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं, वो अपनी सैलरी का लगभग 25% तक बचा पाएंगे, जो पहले यूके की सोशल सिक्योरिटी में चला जाता था, और साथ ही उनके भारत वाले PF अकाउंट में ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि सब कुछ खुल गया है। भारत ने किसानों को बचाने के लिए कुछ सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इस डील से बाहर रखा है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, सेब, चीज, चीनी, मिल्ड राइस, पोर्क, चिकन और अंडे। इन पर पहले जैसी ड्यूटी ही लगती रहेगी। यूके की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग बयान आया है। ब्रिटिश अधिकारी ब्रायंट ने NDTV से बातचीत में बताया
कि अब तक की ये सबसे तेज डील है जो साइन होने से लेकर लागू होने तक इतनी जल्दी पहुंची। उन्होंने ये भी माना कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ बातचीत आसान नहीं थी। आखिर के दिनों में और हफ्तों में दोनों तरफ से खूब जोर से नेगोशिएशन हुआ। दोनों देशों को मिलाकर हर साल करीब 25.5 अरब पाउंड के व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ से हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सवाल यह है कि भारत बार बार ऐसे बायलैटरल डील्स यानी दो देशों के बीच सीधे समझौते क्यों कर रहा है। इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दुनिया में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, इस जैसी मल्टीलेटरल संस्थाएं हैं जिनका काम था सभी देशों के लिए एक जैसे ट्रेड रूल्स बनाना ताकि हर देश को बराबर मौका मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों से यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये संस्थाएं अब भी उतनी असरदार हैं जितनी पहले हुआ करती थी। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच के मतभेद, फैसलों में देरी और हर देश के अलग अलग हित, इन सब के वजह से मल्टीलैटरल सिस्टम पर भरोसा कम होता दिख रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने एक अलग रास्ता चुना है, हर देश के साथ अलग अलग सीधा समझौता। इसका फायदा ये है कि हर डील उस देश की जरूरत और भारत की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज की जा सकती है। नुकसान ये है कि हर डील में सालों की बातचीत लगती है, जैसे यूके वाली डील में 14 राउंड लग गए। कॉमर्स मिनिस्टर के हिसाब से भारत ने पिछले कुछ सालों में 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पूरे किए हैं जो 37 डेवलप्ड देशों को कवर करते हैं। जरा इन डील्स पर एक नजर डालिए। 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस के साथ डील की जो अप्रैल 2021 में लागू हुई। यूएई के साथ डील मई 2022 में लागू हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर 2022 में, ओमान के साथ डील दिसंबर 2025 में साइन हुई, यूके के साथ डील जुलाई 2025 में और आज लागू हो रही है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंक्टस्टाइन और नॉर्वे शामिल हैं, वो डील अक्टूबर 2025 में लागू हुई। न्यूजीलैंड के साथ बातचीत दिसंबर 2025 में पूरी हुई और 8वीं डील यूरोपियन यूनियन के साथ है जो 27 देशों का ग्रुप है। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। ये खबर आई है अमेरिका के सेनेट से। वहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के सेनेटर्स ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस वाले एक बिल में अमेंडमेंट किया है। अब आप बोलेंगे कि रशिया वाला बिल है, अमेरिका की संसद है, हम क्यों बात कर रहे हैं। इस बिल का मकसद है रूस से एनर्जी खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना और भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको पता है कि हम रूस से कितना कच्चा तेल मंगाते हैं। पुराने वर्जन में इन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रपोजल था जो अब घटकर 100% कर दिया गया है और ये सिर्फ रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े 5 खरीदार देशों पर ही लागू होगा। सेनेट के अधिकारियों के मुताबिक रूसी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदार हैं चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान, जबकि रूसी नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम। बिल में एक छूट भी रखी गई है कि जो देश रूस से कुल गैस एक्सपोर्ट का 15% से कम इंपोर्ट करते हैं और उसे कम करने की दिशा में सीरियसली काम कर रहे हैं, उन्हें इस टैरिफ से पूरी तरह भी छूट मिल सकती है। इससे जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम जैसे देशों को राहत मिल सकती है। भारत आज भी रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहा है। एनर्जी ट्रैकिंग कंपनी केपलर के मुताबिक जून महीने में भारत ने रोजाना करीब 4.93 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो भी तब जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस से इंपोर्ट मई महीने में गिरने के बाद फिर बढ़कर करीब 2.6 मिलियन बैरल पर डे पर पहुंच गया। अब इसका भारत पर क्या असर हो सकता है? देखिए, पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में वो टैरिफ हटा दिया गया था जब भारत ने रूसी तेल की खरीद रोकने और इसके बदले 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, IT प्रोडक्ट्स, कोयला और दूसरे सामान खरीदने पर अपनी सहमति जताई थी। ये समझौता भारत अमेरिका के बीच हुए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट में 18% रेसिप्रोकल टैरिफ से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इस फेमस रेसिप्रोकल टैरिफ को ही इलीगल बता दिया। भारत ने अभी तक इस बिल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इससे पहले भी जब रूसी तेल खरीद को लेकर सवाल उठे थे तो भारत का कहना यही रहा है कि उसके एनर्जी फैसले राष्ट्रीय हित और एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।